नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मेथड की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि सेमेस्टर नंबर 2 में आती है। ठीक है, तो ये हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में ये नहीं आती है, बट कि कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये सेमेस्टर 2 में भी आता है सब्जेक्ट। और इसकी यूनिट 4 का जो जो बाइफिकेशन है वो बेसिकली दो टॉपिक्स में है, दैट इज जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल एज अ कोर्ट ऑफ अपील एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडियन डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें दो ही टॉपिक्स हैं, एबॉलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिवी काउंसिल टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडियन डिसीजन। तो बेसिकली ये प्रिवी काउंसिल की बात कर रहा है। जो पहले इंडिया में क्या होता था, जो जो भी कोर्ट्स डिसीजन देते थे उसकी अपील, फाइनल अपील और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था वो प्रिवी काउंसिल होता था। एंड देन फिर क्या हुआ, उसको अबॉलिश कर दिया गया। मतलब जो प्रिवी काउंसिल, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, उसको अबॉलिश करके बना दिया गया। अब जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली दो ही टॉपिक्स हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, दैट इज जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल एज अ कोर्ट ऑफ अपील। एंड इसी में जो सब टॉपिक आता है, दैट इज इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडियन डिसीजंस। ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये है कि जो जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल थी, जेसीपीसी, बेस्ड इन लंदन, वाज लंदन में एस्टैब्लिश थी वो, एंड वाज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट फॉर ब्रिटिश एम्पायर। तो वो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। मतलब उससे बड़ा कोई अपील का ऑप्शन नहीं था, नॉट इवन फॉर इंडियंस एंड नॉट इवन फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉलोनियल इंडिया। तो बेसिकली इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो दैट इज वाई जो कॉलोनियल इंडिया था, मतलब जिस इंडिया के पार्ट में ब्रिटिशर्स का रूल था, वो भी, उसके लिए भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का था प्रिवी काउंसिल। उससे ऊपर कहीं भी अपील नहीं हो सकती थी। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग लीगल एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली आज जो हमारा जुडिशियल फ्रेमवर्क है और जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवी काउंसिल का। बिकॉज प्रिवी काउंसिल सिर्फ अपीलेट कोर्ट नहीं था, बल्कि कौन सा लॉ का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता था, वो सारा काम प्रिवी काउंसिल करता था। प्लस अगर मान लो कोई भी लॉ बना है तो वो चैलेंज करने का एक ही ऑप्शन था, प्रिवी काउंसिल। देन इसका एस्टैब्लिशमेंट एंड बैकग्राउंड अगर हम पढ़े, तो जो प्रिवी काउंसिल था वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर जुडिशियल कमिटी एक्ट 1833। तो बेसिकली यूके का एक्ट था, यूनाइटेड किंगडम का, और इसमें क्या हुआ था, प्रिवी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में है वो एस्टैब्लिश हुआ था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन इट वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन एडवाइजरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड फाइनल एंड बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थ्रू आउट ब्रिटिश कॉलोनीज। तो बेसिकली क्या करता था, जो प्रिवी काउंसिल का इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता था वो क्या होता था, बाइंडिंग होता था, बाइंडिंग इन नेचर होता था और फाइनल होता था। मतलब उसके अलावा, उसके ऊपर कोई भी नहीं था जो कि उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सके या फिर अपील्स को डिस्पोज ऑफ कर सके। दो चीजें थी, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ बना है उसका क्या कहने का मतलब है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए ताकि उसका सस्टेनेबल यूज किया जा सके, मतलब हाईएस्ट एफिशिएंट यूज किया जा सके। प्लस जो प्रिवी काउंसिल था वो अपील को भी हेयर करता था। मतलब अपील, मतलब जो लोअर कोर्ट के डिसीजंस है, वो जैसे हाई कोर्ट हमारा जब एस्टैब्लिश हो गया था इन इंडिया इन 1861, तो उसकी अपील कहां जाती थी, प्रिवी काउंसिल में जाती थी। एंड देन प्रिवी काउंसिल क्या होता था, जो भी अपहेल्ड करेगा, या तो गिल्टी या तो नॉट गिल्टी, या फिर अगर सिविल केस है तो जो भी रिस्पोंडेंट या पेटिशनर अगर जीतेगा तो उसमें वो प्रिवी काउंसिल का डिसीजन फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं था। ये दोनों के लिए लगता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब यूके, फुल यूके के लिए, प्लस जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके लिए भी। ठीक है, देन आता है बिफोर 1833 अपील वर मेड टू किंग इन काउंसिल बट देयर वाज नो फॉर्मल लीगल बॉडी। दिस एक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द सिस्टम। तो बेसिकली जब 1833 की जो एक्ट आई, उससे पहले जो अपील होती थी वो किंग इन काउंसिल, मतलब प्रिवी काउंसिल से पहले जो अपील्स का प्रोसेस था वो किंग इन काउंसिल की अपील होती थी और उसके ऊपर कोई नहीं था। बट जब किंग इन काउंसिल वाली बात होती थी तो उसमें कोई फॉर्मलाइज लीगल बॉडी नहीं थी। किंग इन काउंसिल के बहुत अदर फंक्शंस भी होते थे, साथ ही साथ वो अपील भी और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी करते थे। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, 1833 एक्ट में एक स्पेशल लीगल रिकॉग्निशन किया, एक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया इस एक्ट ने, और जिसको बोला प्रिवी काउंसिल, ताकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक सिस्टम बन सके, ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, वो किया जा सके। देन इसमें क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ओवर इंडियन अपील्स। तो जो इंडियन अपील्स थी उस पर भी प्रिवी काउंसिल का ज्यूरिसडिक्शन था। कैसे, जो हाईकोर्ट एक्ट आई थी 1861 की, उसमें यह अपहेल्ड हुआ था कि जो हाईकोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे उससे अपील जाएगी प्रिवी काउंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन था वो भी प्रिवी काउंसिल के पास आता था। अब टाइप्स ऑफ अपील क्या है, सिविल अपील। मतलब सिविल अपील का मतलब क्या है, सिविल अपील का मतलब यह है कि जो केसेस सिविल इन नेचर है, मतलब पैसे से रिलेटेड केसेस हैं जिसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो होता है सिविल इन नेचर केस। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑफिस रिलेटेड केस या फिर मनी रिलेटेड केस, उसको बोलते हैं सिविल इन नेचर केसेस। ठीक है, तो बेसिकली जो सिविल केसेस होते थे, जो सिविल अपील्स होती थी, वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट थे, हाई कोर्ट से पहले
जो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो जो सुप्रीम कोर्ट से अपील जाती थी वो भी प्रिवी काउंसिल में अपील जाती थी, जब हाईकोर्ट नहीं बने थे तब भी। उसके बाद जब हाईकोर्ट बन गए तो उसके पास भी दोनों टाइप के नेचर के केसेस को एंटरटेन करने की पावर थी, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों ही केसेस को एंटरटेन करने की पावर थी। तो बेसिकली अगर सिविल अपील की मैं बात करूं तो हाईकोर्ट के जो सिविल केसेस होते थे उसकी अपील कहां जाती थी, प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। देन यूजुअली रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ अपीलेबिलिटी ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और हायर वैल्यू डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली हर कोई प्रिवी काउंसिल में अपील नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट, बट क्या चाहिए होता था, सर्टिफिकेट ऑफ अपील। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ अपील। बट प्रिवी काउंसिल वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो सेम प्रोसेस लगता था कि अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से प्रिवी काउंसिल में अपील करने जाना है तो आप ऐसे ही हर केस पे अपील नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ अपील चाहिए। जिस भी कोर्ट के अगेंस्ट आप जा रहे हो उस कोर्ट से आप सर्टिफिकेट ऑफ अपील लोगे और अपील का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर आपका हायर वैल्यू डिस्प्यूट्स है, तो मतलब बहुत ज्यादा मॉनिटरी वैल्यू है, तो आप कहां जा सकते हो, प्रिवी काउंसिल जा सकते हो, ठीक है। तो मॉनिटरी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो। नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल अपील। तो बेसिकली सिविल इन नेचर मतलब जो पैसे से रिलेट करती है, और क्रिमिनल इन नेचर मतलब जो कि क्राइम से रिलेट करती हो। तो ये मोर रिस्ट्रिक्टिव थी। कैसे, जो नॉर्मल क्राइम्स होते थे उन क्राइम की अपील प्रिवी काउंसिल के पास नहीं जाती थी, पर जो ग्रेव इनजस्टिस या कैपिटल पनिशमेंट और क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस होते थे, सिर्फ उनकी अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल में। तो अगर मान लो आपके खिलाफ ग्रेव इनजस्टिस हुआ है तो आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हो। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पनिशमेंट हुई मिल गई है तो आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हो। या फिर आपका जो केस है उसमें क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था, तो चार्टर या फिर अगर कोई ब्रिटिश लॉ है तो उसके इंप्लीमेंटेशन का अगर कोई क्वेश्चन है या फिर उसके इंटरप्रिटेशन का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद स्पेशल लीव अपील्स, आज की डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल है और आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट इन केस अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो। सिमिलर टू मॉडर्न स्पेशल लीव पिटीशन, डिस्क्रिशनरी इन नेचर। तो बेसिकली आज की डेट में जो स्पेशल लीव पिटीशंस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं अंडर आर्टिकल नंबर 136, तो वैसे ही क्या है, जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसके लिए अपील होती थी स्पेशल केसेस की, बट ये क्या है, डिस्क्रिशनरी नेचर है, मतलब किसी पार्टी का कोई राइट नहीं बनता है स्पेशल लीव अपील के लिए प्रिवी काउंसिल में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रिवी काउंसिल की ये ऑप्शनल है कि अगर वो चाहे तो एसएलपी में किसी को अलाउ कर सकती है। एक्सपेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 रिप्लेस सुप्रीम कोर्ट विद हाई कोर्ट एंड रिकॉग्नाइज प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन। तो बेसिकली जो मेन रिकॉग्निशन हुआ वो इस एक्ट के थ्रू हुआ, मतलब इस एक्ट के पहले रिकॉग्निशन था बट स्पेसिफिक प्रोविजंस में नहीं था। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बट अपील्स फ्रॉम इट स्टिल वेंट टू प्रिवी काउंसिल। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई उसमें पहले तो हाई कोर्ट बने हुए थे, कल उसके बाद बन गए फेडरल कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट से अपील जाती थी फेडरल कोर्ट में एंड फेडरल कोर्ट से अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। तो बेसिकली चैनलाइज्ड वे कर दिया ताकि जो प्रिवी काउंसिल तक केसेस पहुंचे वो थोड़े कम हो जाए, मतलब जो जितने पहले पहुंचते थे उससे थोड़े कम हो जाए रिलेटिवली। देन सिग्निफिकेंस ऑफ जेसीपीसी फॉर इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन लीगल प्रिंसिपल्स अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। तो बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया थी जिसमें अभी तक क्योस चलता था कि ब्रिटिश लोकल लॉ लगेगा या फिर इंडियन लोकल लॉ लगेगा, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आई, मतलब जो ब्रिटिश के लॉ है वो तो लगेंगे प्लस इंडियन के कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए। देन ब्रॉट ब्रिटिश कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स इनटू इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली जो ब्रिटिश कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स है, कॉमन लॉ मतलब क्या होता है, जज मेड लॉ। तो बेसिकली जो जज मेड लॉ है मतलब जो लॉ जज ने बनाया है, तो बेसिकली जो प्रिवी काउंसिल लॉ बनाती थी उसको हम बोलते थे क्या, जज मेड लॉ, ठीक है। तो जज ने अगर कोई लॉ बनाया है तो वो क्या है, कॉमन लॉ है, और वो सारे कोर्ट्स पे जो उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उन पे बाइंडिंग रहेगा। नेक्स्ट आता है प्लेड अ वाइटर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ एंड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। तो बेसिकली आज की डेट में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी बहुत पुरानी है, प्लस जो प्रॉपर्टी लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड फैमिली लॉ, इसमें दो लॉज आते हैं, एक टीपीए आता है और एक आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फैमिली लॉ जो कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग अलग है, मतलब जो कि कस्टम्स से बने हुए हैं वो लॉज, प्लस क्रिमिनल लॉ जिसको हम बोलेंगे आज की डेट में बीएनएस या फिर बीएनएसएस। बट उस टाइम पे जब प्रिवी काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो ये था आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर मैं आज के रेफरेंस की बात करूं तो ये सारे लॉज कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और अगर मैं उस टाइम के रेफरेंस की बात करूं तो ये वाले लॉज कहां जाते थे, प्रिवी काउंसिल।
तो बेसिकली इन लॉज की डेवलपमेंट के लिए प्रिवी काउंसिल का बहुत बड़ा हाथ है। देन फेमस इंडियन अपील्स टू प्रिवी काउंसिल, ये आप देख लोगे, केसरी हिंद वर्सेस यूनियन, कोवास जी एंड राम किशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 केसेस थे। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हुई थी, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था तो उस पर सेडिशन का चार्ज लगा के उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। एंड राम किशोर सेन में क्या हुआ था, क्लैरिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो बेसिकली जो हाई कोर्ट्स थे वो पहले तो 3 जगह पे ही एस्टैब्लिश होते हुए बता चुका हूं, और ये ज्यूरिसडिक्शनल इशू इसमें भी आया था, तो इसमें क्लैरिफिकेशन किया था प्रिवी काउंसिल ने कि ज्यूरिसडिक्शन इशू, जो ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज है ऑफ हाई कोर्ट, वो क्या है। उसके बाद क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस देखते हैं। डिस्टेंस एंड एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था, मतलब ये क्रिटिक्स था क्योंकि बिकॉज ये लंदन में एस्टैब्लिश थी, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू था कि हर कोई वहां पे अप्रोच नहीं कर सकता। देन कॉलोनियल बायसनेस, मतलब जो ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियंस के अगेंस्ट केस होता था उसमें डिसीजन ब्रिटिशर्स के फेवर में ज्यादा जाता था एज कंपेयर टू इंडियंस। देन डिले इन जस्टिस, बिकॉज जो केसेस थे वो फाइनल तक पहुंचने में, जो फाइनल डिसीजन होता था उस तक पहुंचने में बहुत साल लेते हैं, जो कि आज भी वही सिनेरियो चलता है, बट अब लंदन में लेते थे, अब इंडिया में लेते हैं। देन लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन का लैक था बिकॉज जेसीपीसी हैड नो इंडियन जजेस अंटिल वेरी एंड ऑफ इट्स रूल। तो मतलब जब तक इसका रूल खत्म हुआ तब तक भी इंडियन जजेस तो उसमें नहीं थे, बिकॉज वो लंदन में एस्टैब्लिश था और उसमें ना सिर्फ इंडिया के जजेस नहीं थे बल्कि और भी जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थे उसके भी जजेस कोई नहीं थे, वहां पे सिर्फ इंग्लैंड के जजेस बैठते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड का भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। देन एंड ऑफ प्रिवी काउंसिल्स रोल इन इंडियन अपील्स, क्या एंड है, एबॉलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, जिसने प्रिवी काउंसिल का ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये एक्ट आप याद रखोगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इन 1950, जिसने प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस कर दिया, तो अब जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बना वो क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट। देन आर्टिकल नंबर 374 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश फर्दर अपील्स टू प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल में फर्दर अपील्स नहीं हो सकती, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, तो दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक हो गया ओवर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अबॉलिशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिवी काउंसिल टू हियर अपील्स फ्रॉम इंडियन डिसीजन। तो बेसिकली एबॉलिशन क्या हुआ, ये तो मैं अभी जस्ट क्रक्स में डिस्कस कर ही चुका हूं कि पहले क्या था, प्रिवी काउंसिल में अपील जाती थी, बट फिर बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वो एबॉलिश हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वाज इंपेरेटिव टू एस्टैब्लिश जुडिशियल सोवरेनिटी। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, स्वतंत्र राज्य। तो स्वतंत्रता तब आती है जब सारी चीज में आप सोवरेन हो जाओ, मतलब आप सुपीरियर हो जाओ, आपसे ऊपर कोई भी ना हो, तभी तो स्वतंत्र हो गए आप। ठीक है, तो बेसिकली ना सिर्फ पॉलिटिकल सोवरेनिटी चाहिए थी बल्कि जुडिशियल सोवरेनिटी भी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रिवी काउंसिल था उसको अबॉलिश किया गया और जुडिशियल कमेटी और प्रिवी काउंसिल को इंडियन अपील सुनने के लिए अलाउ मना कर दिया गया। देन बैकग्राउंड क्या था, प्रिवी काउंसिल रोल इन कॉलोनियल इंडिया। तो बेसिकली ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अपील्स कहां जाती थी बैकग्राउंड में, कि अगर हाई कोर्ट है चाहे फेडरल कोर्ट है तो उससे अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल में। लीगल प्रोविजन फॉर एबॉलिशन क्या है, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। तो ये एक्ट एस्टैब्लिश हुई जिसकी वजह से इंडियन लेजिस्लेचर ने इसको इनैक्ट करा और डोमिनियन गवर्नमेंट आफ्टर कंट्री गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये एक्ट आई है 1949 की, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद आई है। उसके बाद 10 अक्टूबर 1949 को इन्फोर्स हुई, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, इसका जो मेन एम था वो ये था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश किया जाए ताकि जुडिशियल सोवरेनिटी आ पाए, मतलब हम अपने केसेस को खुद डिसाइड कर सके। देन ये प्रोविजंस है रेलेवेंट प्रोविजंस उस एक्ट के, जो कि आपके इतने काम के नहीं है, बट अगर आपको एग्जाम में बेटर मार्क्स चाहिए तो आप एक बार ये सेक्शन पढ़ लेना, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी सपोर्ट करा, जो कि जो इनैक्ट हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, और इसमें क्या करा, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वाज फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन बना दिया इसने सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रिवी काउंसिल का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, देन रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, आर्टिकल नंबर 374 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल नंबर 136, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, जहां पे जैसे प्रिवी काउंसिल के पास होता था वैसा ही सेम सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। इसका मतलब प्रिवी काउंसिल के पास नहीं है ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अबॉलिशन क्या है, जुडिशियल सोवरेनिटी आई, मतलब अब हमारे जो जुडिशरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो एक तरीके से सोवरेन है विद सब्जेक्ट टू देयर अबव हाई कोर्ट्स, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्योरली सोवरेन है, मतलब उसके ऊपर अब कोई भी कोर्ट नहीं आता। देन क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, पहले प्रिवी काउंसिल था बट अब वो भी नहीं है। एंड नो अपील्स कुड नाउ लाई बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी, तो बेसिकली इंडिया की बात इंडिया तक ही रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी।
देन नेशनलाइजेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो बेसिकली इंडियन कोर्ट्स कुड नाउ इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड राइट्स इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली पहले इंटरप्रिटेशन के लिए कहां जाना पड़ता था, प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ता था, बट अब कहां जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर अब कोई भी नहीं है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और लॉज जो कि हमारे इंडिया में लॉज चलते हैं जैसे बीएनएस, ठीक है, बीएनएसएस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आजाद है। प्लस राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आर्टिकल नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा राइट है, बट इसके अंदर बहुत बड़ा एम्बिट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आपका राइट टू हैव पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारे राइट्स भी कवर्ड है। देन ईज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, तो बेसिकली पहले लोगों को कहां जाना पड़ता था, प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में स्टैब्लिश थी, जहां पे हर किसी को जाना पॉसिबल नहीं था, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट केस क्यों ना हो। बट अब क्या है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू अदर कंट्री आपको एक स्टेट में आना इजी है फ्रॉम अनदर स्टेट एज कंपेयर टू फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। देन एग्जांपल्स एंड लैंडमार्क केसेस, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ये कंक्लूजन। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट हो गई खत्म। अब हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चीज शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।